Hello everyone, welcome to EduChats. Today we'll discuss the concept of special education and disabilities, their types of special education as well as disabilities today. So let us start the class. पहले हम लोग जानेंगे what is special education. Special education का मीनिंग हो सकता है कि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था। मतलब अगर इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम लोग देख रहे हैं, पहले ये स्पेशल एजुकेशन हुआ करता था, उसके बाद इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद आया इंक्लूसिव। दो वी कैन से इट इज नॉट येट वैनिश्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, बट आप ये कह सकते हो कि ये जो स्पेशल एजुकेशन है, इसका जो अभी इम्पोर्टेंस है ये अब नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स रन कर रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स एडमिट कर रहे हैं, और ये इसका कहीं ना कहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा भी हो रहा था और हो भी रहा है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन टोटल इंक्लूजन तभी होगा जब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, प्रॉपर एडमिशन एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी बनेंगे, प्रॉपर टीचर रिक्रूटमेंट होंगे। ठीक है, जब ये सारी चीजें होंगे तब ये जो इंक्लूसिव का क्लासरूम है या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन ये फुलफिल्ड हो पाएगा। संतोष कह रहा है स्पेशल एजुकेशन बिफोर 1970 था, लेकिन संतोष अगर आप देखोगे अपने आसपास में, अपने स्टेट्स में, आप देखोगे अभी भी बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल्स, डेफ स्कूल्स, मेंटल रिटार्डेड स्कूल्स, एमआर स्कूल्स अभी भी चल रहे हैं, अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई बच्चा, हर एक पेरेंट नहीं चाहता कि उसके बच्चे कहीं पे एम्बैरेस हो अपने जनरल क्लासरूम में, इसलिए वो स्पेशल एजुकेशन अभी भी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, दोज आर स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट है 1917 का, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन बहुत ही पुराना है जो कि पहले कॉन्सेप्ट आया था। तो चलते हैं, मीनिंग देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन इज अ मॉडिफाइड प्रोग्राम विच इन्वॉल्व्स some unique tools, techniques and research efforts in improving instructional arrangement to meet the need of exceptional children. अब यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में कहा जा रहा है कि उनको एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, दोज वर एक्सेप्शनल, दोज वर नॉट विद द मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो स्पेशल एजुकेशन में हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें कुछ टूल्स होते हैं, यूनिक टूल्स, टेक्निक्स होते हैं, कुछ रिसर्च किए जाते हैं, उसके बाद उनको इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट दी जाती है, यानी द स्टूडेंट्स आर गिवन सम different techniques of teaching, different techniques of learning, different tools of learning, etc. उसके बाद कहा जा रहा है इट इज नॉट ए टोटल डिफरेंट प्रोग्राम विच इज असाइंड फॉर द नॉर्मल चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चे जो जनरल क्लासरूम में पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका तरीका अलग होता है, पढ़ते वही है लेकिन तरीका अलग होता है। हम लोग पेन एंड पेपर से लिखते हैं, वो लोग ब्रेल से लिखते हैं। ठीक है, टैक्टाइल बुक से पढ़ते हैं, तो ये है डिफरेंस। बट इट एड्स अ सॉर्ट ऑफ डिजाइन प्रपोज टू असिस्ट द गिफ्टेड चिल्ड्रन, फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड एंड सोशली रिटार्डेड चिल्ड्रन। जो भी डिफरेंट डिसेबिलिटी के या फिर डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे हैं, तो उनको कुछ डिजाइन दिया गया है, यानी ये जो स्कूल है ये कुछ डिजाइन प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ विच the special and gifted children are given learning opportunities। ठीक है, this was nothing but to exclude, यहाँ पे याद रखिएगा स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, इंक्लूसिव की बात नहीं हो रही है। डोंट बी कंफ्यूज्ड अमंग स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव हमेशा सभी को इकट्ठा करने की बात करता है, स्पेशल एजुकेशन सेग्रीगेट करने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड करने की बात आ रही है। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसलिए कहा जा रहा है दिस इज नथिंग बट टू एक्सक्लूड द हैंडीकेप चिल्ड्रन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। यानी कि बाकी जो अलग से बच्चे हैं जिनका कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ ना कुछ मतलब इम्पेयरमेंट है, हैंडीकैप है, तो उनको हम बाकियों से अलग करके उनको कुछ एजुकेशन का प्रोविजन देंगे, कुछ लर्निंग का प्रोविजन देंगे थ्रू सम टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स, रिसर्च और सम प्रोग्राम्स। उसी को हम लोग कहेंगे स्पेशल एजुकेशन। दस separate become only one of the meanings associated with special education। तो स्पेशल एजुकेशन का एक ही यहाँ पे कहा गया वर्ड है, वो है सेपरेट, यानी सेपरेशन। सेपरेशन इज द की ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सेपरेशन, हम सेपरेट कर देंगे उनको, बाकियों से अलग कर देंगे, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, ताकि वो बैरियर फ्री लर्निंग कर पाए, ताकि वो जो स्टीरियोटाइप है, स्टिग्मा है, या फिर जो मतलब स्टूडेंट के अंदर जो इमोशनल एंड द एनवायरमेंट ऑफ पियर, इसका प्रेशर इन पे ना हो। क्योंकि हर एक क्लासरूम में कोई ना कोई बच्चा अगर चिढ़ा देता है तो क्लासरूम में जो है वो खलबली मच जाती है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है,
अब आते हैं नेचर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। नेचर क्या है स्पेशल एजुकेशन का? इट इज ऑलवेज मेंट फॉर मीटिंग द स्पेशल नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सेप्शनल और स्पेशल चाइल्ड। इसका मतलब यही है कि स्पेशल एजुकेशन हमेशा स्पेशल नीड बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट्स, उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए काम करता है। स्पेशल एजुकेशन इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। आपको पता है जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर होते हैं या फिर स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उनमें बच्चों का डायग्नोसिस होता है हमेशा से, मतलब कितना इंप्रूव कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, हाउ इफेक्टिव दे आर। ठीक है, it helps in diagnosing and identifying the nature degree of the deviations of the children from their normal peers। यहाँ पे हम diagnose करते हैं what are the problems faced by the children while learning, what could be the interventions, how the interventions are effective for the particular group of students। तो ये सब स्पेशल एजुकेशन में होता है, नॉर्मल स्कूल में तो ये होता नहीं है। इट इज इंटरवेंशन बेस्ड। अभी मैंने कहा इंटरवेंशन यानी सोल्यूशन। हम जो प्रॉब्लम बच्चों में देख रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल अ डेफ स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या इंटरवेन करें, क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए, ये इंपॉर्टेंट होता है स्पेशल एजुकेशन में। इट ऑलवेज एम्स टू प्रोवाइड एन इंटरवेंशन फॉर द प्रॉब्लम्स faced by the special children, for example in the field of learning and adjustment। लर्निंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्लासरूम एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इन सबको ये सॉल्व करता है, इनको इंटरवीन करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इट वाइप्स आउट द वेरियस इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड मेक देम मोर अलर्ट एंड क्विक इन देयर थिंकिंग प्रोसेस। बेसिकली आपको मैंने अभी कहा, एक होता है ना कि क्लासरूम में साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी तब होता है जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। तो वो तो होगा ही, क्योंकि नॉर्मल क्लासरूम में अगर कोई स्पेशल बच्चा आ जाता है तो सभी उसको अलग से देखते हैं, ठीक है, उनका नजरिया बदल जाता है। तो उस स्टेज में उनका जो इमोशनल इम्बैलेंस होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो स्पेशल एजुकेशन में वो नहीं होता है। इट वाइप्स आउट द वेरियस इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन एंड इट मेक्स देम मोर अलर्ट एंड क्विक इन देयर थिंकिंग प्रोसेस। वहां पे बैरियर फ्री लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि सभी वैसे ही हैं जो वो है, वो कोई स्पेशल नहीं है, वो सबके जैसा वहां पे है, इसलिए उसको इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होता है। इट हेल्प्स टीचर टू इम्प्लीमेंट न्यू मेथड्स, प्रोसीडियर टूल्स, टेक्निक्स एंड इन द एजुकेशनल सिचुएशन। यहाँ पे बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर अपने से कोई नया मेथड, प्रोसीजर, टूल, टेक्निक, कोई भी चीज वो अप्लाई कर सकता है, जो कि नॉर्मल क्लासरूम में उतना फिजिबल नहीं होता है, क्योंकि बाकियों को भी पढ़ाना होता है। ठीक है, इट इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम, जो कि हमने कहा था बार बार कि आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है। It takes care of the special need and disability of an individual child and help him to develop his potentiality to the maximum। हर एक बच्चे को वो फोकस करता है, हर एक बच्चे का डिसेबिलिटी, नीड या फिर जो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, ये सब पे ध्यान रखते हुए वो काम करता है, यानी टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर द मेंबर्स ऑफ द स्कूल, मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं बच्चे में अगर कुछ चीजों में डिसेबिलिटी है तो कुछ चीजों में एबिलिटी होता है। देखिएगा आप लोग जो डिसेबल्ड होते हैं उनमें कुछ स्पेशल स्किल्स भी होते हैं, हो सकता है उनमें कुछ डिसेबिलिटीज हैं लेकिन उनमें कुछ एबिलिटीज भी है। और हम चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन में कि उनके जो पोटेंशियलिटी है, उनके अंदर जो उम्मीदें हैं, उनके अंदर जो टैलेंट है, वो भी बाहर निकल के आए। एंड इट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ये कॉन्टिन्यूसली दिया जाता है स्पेशल एजुकेशन, यानी ट्रीटमेंट हो चाहे उनका लर्निंग हो, इट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ठीक है, ओके। माइंड बहुत शार्प होता है सुरेखा, यस वेरी गुड। और एक चीज आपने मार्क किया होगा, मैंने तो खुद बहुत सारे देखे हैं, द स्टूडेंट्स हु आर यू नो हैविंग सम इश्यूज विद देयर एबिलिटीज, कहीं भी किसी भी प्रकार का एबिलिटी हो सकता है, वो अगर डिसेबल्ड हैं या फिर कुछ उनका प्रॉब्लम है, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूं विजुअल इंपेयर्ड, दोज आर विजुअल इंपेयर्ड, आई हैव सीन देम, दे आर वेरी गुड सिंगर्स, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, उनका जो डिबेटिंग स्किल है, उनका जो स्पीकिंग स्किल है, वो जो अच्छा डिबेट करते हैं, वो अच्छा गाते हैं, वो अच्छा प्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, उनका लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छा होता है। मतलब कि कहते हैं ना, भगवान अगर आपसे कुछ ले जाता है या फिर भगवान आपको कुछ चीजों पे कमी लेता है, देता है, तो वो कुछ ज्यादा भी देता है किसी और पे। तो वो अच्छा गाना गाते हैं, वो अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं, डिबेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब एबिलिटीज होते हैं, तो इसलिए कहा गया कि इट इज कॉन्टिन्यूस भी होता है, मतलब कुछ पोटेंशियलिटी भी है और ये कॉन्टिन्यूस भी है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए, राइट, ओके, आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या है?
देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट आप अपने आप से कीजिए कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, सिलेबस में आपका स्पेशल एजुकेशन है, तो लेक्चर के सिलेबस में इंक्लूसिव एजुकेशन है, नेट के सिलेबस में इंक्लूसिव है, लेकिन आपके पीजीटी के सिलेबस में क्या है कि वो स्पेशल एजुकेशन है। सो यू हैव टू नो अबाउट स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन and integrated education as well, and you have to make differentiation among these three। ठीक है, तो आपको differentiate करना है और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है। अगर पूछा जाए हाउ इंक्लूसिव एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन करके 4 पॉइंट दिया गया होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। सो यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन और अमंग दीज 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन आंसर। वहां पे आपको इस चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, कंपेयर करने के लिए कहते हैं ना कि आप जो एग्जाम्स क्रैक करते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर है तो आपका एग्जाम क्लियर है। ठीक है, क्योंकि रट्टा लगा के कोई भी नॉलेज बेस, जो कहते हो ना आप लोग रट्टा लगा दोगे, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, एनसीटी का हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे है, कब कौन सा आरटी कब आया था, ऐसे अगर रट्टा लगा के अगर आपको क्वालिफाई कर रहा है तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, शायद ही नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा। इसलिए अंडरस्टैंडिंग यानी यू हैव टू be able to compare, you have to be able to contrast या फिर डिफरेंशिएट, या फिर आप ये भी कर सकते हो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस, यानी व्हाट इज द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन राइट नाउ, या फिर व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन एट 21st सेंचुरी। क्या जरूरत है, इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट तो आ गया लेकिन स्पेशल एजुकेशन की क्या जरूरत है। ऐसे अगर एनालिसिस आप कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बेस आपका क्लियर होगा तो आप एनालिसिस कर पाओगे और आंसर कर पाओगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, टू डेवलप मोटिवेशनल पैटर्न्स इन द हैंडीकैप दैट विल रिड्यूस अचीवमेंट इन स्कूल। यानी कि यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट कर पाओगे। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों को कोई ना कोई मोटिवेट तो जरूर करेगा कि आप किसी से कम नहीं हो, आप भी उतना कर सकते हो जो बाकियों के बच्चे कर सकते हैं, ऐसे मोटिवेट करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट, यानी अच्छा प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट। उसके साथ ही साथ उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट का जो फीलिंग है वो आएगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव है स्पेशल एजुकेशन का, ताकि बच्चों को सोसाइटी में एक एस्टेब्लिश पोजीशन दे दे। ठीक है, देखिए आप खुद सोच के देखिए, जो स्पेशल बच्चा है, जो स्पेशल चाइल्ड है, मान लीजिए कोई ब्लाइंड है, आपको ना मतलब दुनिया में भगवान ने देखने के लिए बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे चीजें दिए हैं जिससे आप अपने आप को एंटरटेन करते हो, मूवीज देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, फोटोग्राफी करते हो, इससे आप अपने मतलब मन को बहुत शांति मिलती है, चलो मैंने कुछ नया देखा। लेकिन एक बार सोच के देखिए, फॉर अ ब्लाइंड स्टूडेंट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस। तो वहां पे वो सोसाइटी में जब वो एग्जिस्ट करेगा, बाकी कह रहे होंगे देखो हम लोग होली खेल रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड बच्चा जो है ना, वो सिर्फ सुन पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज होली। ठीक है, व्हाट इज व्हाट डज रेनी सीजन लुक्स लाइक, व्हाट डज समर सीजन लुक्स लाइक, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सोच के देखिए उसका जो पोजीशन है, उसका जो इमोशनल स्टेट ऑफ बैलेंस है वो कैसा होगा, या फिर उसका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी कैसा होगा, एटीट्यूड टुवर्ड्स द गॉड कैसा होगा, मतलब सबके लिए। तो यहाँ पे उनको सोशल, मोरल, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है सोसाइटी में। तो जब स्पेशल एजुकेशन में वो लोग एडमिट होते हैं तो उनको मोटिवेशन दिया जाता है, उनको जीने का तरीका बताया जाता है, ताकि वो अपने आप को भी महसूस करे कि हम दूसरों के जैसे ही हैं, बस कुछ कमियां हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट, टू डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट इन हैंडीकैप चिल्ड्रन। अभी मैंने कहा उनमें एक सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आई एम ब्लाइंड, उनमें वो नहीं आएगा, उनमें ये आएगा कि वी आर डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज नहीं है लेकिन कुछ एबिलिटीज तो है। कोई अगर कहेगा आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप इसमें और भी आगे जाओगे, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा कि हम एक सिंगर हैं, हम एक अच्छे गाते हैं, हम एक अच्छे डिबेट कह पाते हैं। ठीक है, तो उनमें एक सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाएगा। टू रीच द मैक्सिमम लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस इन स्कूल सब्जेक्ट। अब जब उनमें ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगे, मोटिवेशन आ गया, सेल्फ कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर वो अपने लर्निंग में भी बहुत आगे जाएंगे। आप लोग भी देखिएगा, मतलब ऐसे बहुत सारे, मैंने तो बहुत सारे न्यूज में भी सुना है कि जो मतलब ब्लाइंड होते हैं
मतलब कि जो ब्लाइंड है या फिर डिफरेंटली एबल्ड है, उनमें से बहुत सारे आज आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। बहुत सारे अभी मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लॉयर या फिर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े रेप्यूटेड कंपनीज में अच्छे पोजीशन में है। बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। यानी यहाँ पे बच्चों का जब मोटिवेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी बैरियर उन्हें रोक नहीं सकता। आजकल आप देखिएगा हर एक एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स, though it is based on reservation, but they are at least getting some reputation in the society. They are getting their, वो भी इंसान है, उनमें भी भगवान ने जीवन दिया है, तो उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी ऑफिसर कहने का उनका अधिकार है, उन्हें जीने का अधिकार है, उनको सपना देखने का और सपना साकार करने का भी अधिकार है। तो ये क्या करता है, बच्चों को इफेक्टिव कराता है, इफेक्टिव लर्निंग में जाता है। यस, ओलंपिक्स में भी मेडल जीता है, उड़ीसा से भी तो जीता था, वो बरगढ़ का जो लड़का था, उसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे खेलते हैं। शायद उनका नाम मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली, लेकिन वो उड़ीसा से है, प्राइड ऑफ उड़ीसा। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओलंपिक्स जीता था, वो भी गोल्ड मेडल जीता था। और उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे मतलब जेवलिन में, शूटिंग में, पैरा ओलंपिक्स होता है उन लोगों के लिए, तो दे आर नथिंग लेस देन द नॉर्मल। हमारे जैसे लोगों से वो कुछ भी कम नहीं है। यही उनको समझाना है, यही उनको बताना है, और इससे क्या होगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग हमारा प्राप्त हो सकता है। मुझे नाम जरूर बताइएगा, बरगढ़ के हैं वो, उनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं। प्रमोद भगत, वेरी गुड, शुभश्री लिपक प्रमोद भगत। वो एक नेशनल प्लेयर भी हैं और उसके साथ उन्होंने ओलंपिक जीता है, कोई छोटी बात नहीं है। फ्रॉम उड़ीसा टू ओलंपिक्स, वेरी गुड सोनी ईशानी। यस, to pursue those curricular matters that strategically determine effective living or specific types of handicapped children। यानी कि करिकुलर मैटर्स, ये स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है, जो करिकुलर मैटर्स होता है, यानी कि आपका करिकुलम कैसा होगा, ठीक है, इफेक्टिवली कैसे उसको पढ़ाया जाएगा। और अलग अलग हैंडीकैप बच्चे या फिर जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो एक कैटेगरी के तो नहीं होंगे, विजुअली इम्पेयर्ड होगा कोई, या फिर कोई यू नो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। सबके लिए हमें करिकुलर मतलब कॉन्सेप्ट को उसी तरह से क्रिएट करना है, उसी तरह से एडजस्ट करना है। इसलिए स्पेशल स्कूल्स अलग अलग होते हैं। स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड, स्पेशल स्कूल फॉर डेफ, स्पेशल स्कूल फॉर मेंटल रिटार्डेडनेस, पैरालंपिक्स। यस, ठीक है, तो ये सब होता है। टू कंसिडर द मेंटल एज वेल एज फिजिकल हाइजीन ऑफ द हैंडीकैप स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पे उनका फिजिकल हाइजीन एंड मेंटल हाइजीन, यानी मेंटल जैसे अभी मैंने कहा, उनमें मोटिवेशन आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग उनके अंदर आएगा, ये होता है मेंटल हाइजीन। फिजिकल हाइजीन तो याद मतलब आपको पता ही है कि दे विल बी कंफर्टेबल विद द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एट लीस्ट, तो ये सब उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोड्यूस इन द हैंडीकैप अ डिजायर टू पार्टिसिपेट। अभी मैंने कहा जो एग्जांपल अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हो, वही ओलंपिक्स वाला, उनमें एक डिजायर आएगा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी ओलंपिक्स पे जा सकते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ नॉन हैंडीकैप पर्सन। वो बाकी लोग जो कर पा रहे हैं, हम भी वही करेंगे, कर सकेंगे हम लोग। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, की प्रिंसिपल्स पे ये काम करते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें पता है नो वन इज इक्वल, नो वन इज सेम, नो टू पर्सन्स आर अलाइक इन दिस वर्ल्ड। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें रिस्पेक्ट भी करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से हमें पढ़ाना भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट डिसेबिलिटीज, और स्टूडेंट का जो नीड है वो भी डिफरेंट रहेगा। क्योंकि कोई कहेगा सर थोड़ा सा स्लो कहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना जल्दी आप बोल रहे हो, या फिर नोट्स आप रिसाइट कर रहे हो, या फिर नोट डिटेक्ट कर रहे हो, तो मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा है। कोई कहेगा सर और थोड़ा जल्दी, बहुत स्लो हो जा रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू feel the differences, and it is a principle that you should accommodate yourself as a teacher। ठीक है, एज ए टीचर आप इंडिविजुअल डिफरेंस को हमेशा से समझना पड़ेगा, हाउ टू डील विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब आपको समझना पड़ेगा। ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है जीरो रिजेक्शन, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। किसी में अगर कोई भी प्रकार का डिसेबिलिटी है, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन। मैं ये बात कर रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, स्पेशल एजुकेशन ये इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं है। इंक्लूसिव क्लासरूम होता तो वहां पे एक्सेप्टेंस हो जाता, और वहां पे जनरल बच्चों के साथ इक्विटी पर्सपेक्टिव पे बात होती। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस हमें समझना है, कौन सा डिफरेंस है, ब्लाइंड है, डेफ है, मेंटल रिटार्डेड है। ठीक है, इसके बाद जीरो रिजेक्शन, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे।
देन होता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन, यानी कि किसी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इवैल्यूएशन वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल होता है, यानी कि इवैल्यूएशन किसी को अलग से नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे इवैल्यूएशन कभी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, उनके लिए कुछ अलग, हमारे लिए कुछ अलग, ब्लाइंड के लिए कुछ अलग, ऐसे नहीं होगा। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन यानी सबको यहाँ पे चांस दिया जाएगा कि सभी अपना जो लर्निंग आउटकम है वो प्रोवाइड कर सके थ्रू सम रीजनेबल इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस। रीजनेबल का मतलब है, अभी कहेंगे जो मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है क्वाइट क्लियरली, मतलब उनको क्लियरली दिखाई नहीं देता, विजन उतना क्लियर नहीं है, लो विजन है उनका, उनको एक मतलब ऐसे क्लासरूम में बैठाया जाएगा जहां पे लाइट्स अच्छे से नहीं आ रहे, और उनको कहा जाएगा कि आप रिटन एग्जाम दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी इवैल्यूएशन है, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें उन्हें एक रीजनेबल इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे रिस्ट्रिक्शन ना हो, ना के बराबर हो, इसलिए लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट कहा गया। देन होता है सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, यानी कहा जाता है कोई भी चीज घर से ही स्टार्ट होता है, इसलिए कहा गया है चैरिटी बिगिंस एट होम। हर एक चीज घर से ही स्टार्ट होता है, अगर घर का ही माता पिता जो आपके हैं अगर वही आपको डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, या फिर आपको कह रहे हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है, अगर ऐसे कह रहे हैं, तो फिर कभी भी मतलब कि कोई भी बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर फैमिली सपोर्ट कर रहा है आपको, अगर हमेशा से आपका फैमिली आपको बैक कर रहा है, आपका फैमिली आपको हमेशा, कोई भी डिसेबिलिटी हो आपका, आपको उतना सपोर्ट मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो डेफिनेटली द चाइल्ड विल ग्रो अप वन डे एंड विल बी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स। अब पेरेंटल पार्टिसिपेशन इसलिए जरूरी है, कभी कभी क्या होता है जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनका अच्छे से केयर लेने के लिए कोलैबोरेशन चाहिए फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये है उनका प्रिंसिपल। अब आता है टाइप्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के टाइप्स में देखिए, पहले से मैं बता दे रहा हूँ, इनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं जो आपको याद रखने में कोई दिक्कत होगा। वेरी सिंपल है स्पेशल एजुकेशन कैसे दिया जाता है। फर्स्ट, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल स्कूल्स में दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा स्पेशल स्कूल्स अलग होते हैं, एमआर स्कूल्स होते हैं, ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्पेशल स्कूल, इन स्पेशल स्कूल स्टूडेंट्स आर एडमिटेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, एबिलिटी के हिसाब से वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं अपने एबिलिटी डिसेबिलिटी के अनुसार। एंड क्राइटेरिया ऑफ हैंडीकैप एंड इम्पेयरमेंट, अपने हैंडीकैप एंड इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर वो ब्लाइंड है तो ब्लाइंड स्कूल में, मेंटल रिटार्डेड है तो मेंटल रिटार्डेड स्कूल में वो एडमिशन लेते हैं। द स्कूल इम्पार्ट इंस्ट्रक्शन टेकिंग इनटू व्यू द ट्रेन्ड एंड सिलेक्टेड टीचर्स, यहाँ पे जो टीचर्स होंगे दे आर ट्रेन्ड एंड दे आर सिलेक्टेड थ्रू सम प्रोसीडियर। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे जनरल इंक्लूसिव क्लासरूम में प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि इंक्लूसिव क्लासरूम में जो टीचर्स आ रहे हैं दे आर trained through normal BEd, or you can say normal training schools, general training schools, so they don't have a background in special education or inclusive education. They are not being trained on how to teach inclusive child or gifted child, जो कि एनईपी 2020 में कहा गया है गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए हम लोग एजुकेशन में, यानी जो उनका ट्रेनिंग में, एक गिफ्टेड लर्नर्स को पढ़ाने के लिए भी एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर्स होंगे दे आर ट्रेन्ड स्पेशल एजुकेशन में, ट्रेन्ड थ्रू स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, द सिस्टम ऑफ एजुकेशन आर फिजिबल इन रेसिडेंशियल स्कूल्स, यहाँ पे उनको रेसिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा एंड इट शुड बी फिजिबल, वो मतलब सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। बिसाइड्स द विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, स्पीच डिफेक्टिव्स, mentally retarded can get suitable education with the assistance of technological aid, यानी जो हम कहते हैं इसको असिस्टिव एड, टेक्नोलॉजिकल एड उनको दिया जाएगा ताकि जो विजुअली, हेयरिंग, स्पीच, मेंटल रिटार्डेड जो भी हैं, इन लोगों के लिए हम कुछ असिस्टिव एड्स भी प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड अदर नेसेसरी प्रोविजन जो उनको चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इन स्पेशल एजुकेशन। For the disabled children, the physical features of the school is made more congenial to suit the individual child with the handicaps. यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल होता है या फिर स्पेशल स्कूल्स होते हैं, वहां का फिजिकल फीचर्स यानी आर्किटेक्चरल चीजें ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिटेड होते हैं, ब्लाइंड स्कूल मान लीजिए, ब्लाइंड स्कूल में जितने भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं
उन लोगों के लिए फिजिकल फीचर कभी भी एक बैरियर नहीं होता है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसे कोई स्टेयर्स नहीं होते हैं ताकि वो स्टेयर्स पे गिर जाए, ठीक है। तो उनके लिए कोई ऐसा नोटिस नहीं लिखा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ देखने से होता है, नहीं, उनके लिए हमेशा हर कोई चीज जो होता है वो टैक्टाइल होता है, वो टच करके उसको फील कर सकते हैं कि क्या लिखा गया है। तो एवरीथिंग इज मेड वेरी मच सूटेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं हॉबी स्कूल्स। हॉबी स्कूल्स, हॉबी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हॉबी मतलब कुछ अपने मन का जो करना है, ठीक है। आपकी कुछ हॉबीज होंगे, वैसे ही हॉबी के हिसाब से पढ़ाना हॉबी क्लब्स। द डिसेबल चिल्ड्रन विद वेरिएड हैंडीकैप कैन जॉइन वेरियस हॉबी क्लब्स as suitable to them with the own interest. Freedom is given to the children to cause his own hobby club and when he finds his suitable time may join there. यहाँ पे कुछ हॉबी क्लब्स होते हैं जिसके थ्रू भी हम पढ़ा सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन दे सकते हैं। हॉबी मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। अभी मैंने कहा किसी को सिंगिंग में बहुत मन है, तो वो क्लब जो है वो ज्वाइन कर सकता है। मान लीजिए किसी को डिबेट में बहुत नॉलेज है, या फिर वो चाहता है, उसमें उसका हॉबी है कुछ जानने का, कुछ कहने का, या फिर डिबेट करने का, तो वहां पे वो जा सकता है। कहीं और पे मान लीजिए कोई पोएट्री पोएट्री रिसाइट करना, या फिर पोएट्री बनाना, जो लिरिसिस्ट होते हैं जैसे, वैसे ही उनका हॉबी है, तो वो ग्रुप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे वो लर्न कर सकते हैं। देयर आर क्लब्स adaptive for different projects which help the child in his academic career. Academic career में वो उसको मदद करते हैं। The child earns some good experience attending the science club, literary club, other varieties club, जैसे मैंने कहा म्यूजिकल क्लब हो सकता है, ठीक है, कल्चरल क्लब हो सकता है, तो वो भी हो सकते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम रिच पुअर अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी असेंबल देयर विद देयर इंडिविजुअल हैंडीकैप, यानी कि यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है और अपने क्लब के थ्रू वो बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं। अभी साइंस क्लब हो गया, लिटरेरी क्लब हो गया, उसके थ्रू भी वो बहुत सारी चीजें सीखेगा, ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ स्पेशल एजुकेशन है। और उसके बाद आता है स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास कैसे अरेंज किया जाता है वो तो आपको पता ही है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, या in an ordinary school the special education may be given to the student through special class. अब ये स्पेशल क्लास, स्पेशल एजुकेशन, मतलब स्पेशल एजुकेशन जो है, स्पेशल एजुकेशन, ये जो स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल क्लास का मतलब है एक जनरल यानी नॉर्मल क्लासरूम में स्पेशल बच्चों को फोकस करना, ठीक है। यानी कि एक ऑर्डिनरी स्कूल है जहां पे स्पेशल एजुकेशन दिया जाएगा। मैंने ये कहा कि ये स्पेशल एजुकेशन है, नॉट स्पेशल स्कूल, ठीक है। ये एक नॉर्मल स्कूल है, ऑर्डिनरी स्कूल है, यहाँ पे आप स्पेशल क्लास प्रोवाइड करते हो। कैसे? इन एन ऑर्डिनरी स्कूल स्पेशल एजुकेशन में बी गिवन टू द स्टूडेंट थ्रू स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास अरेंज करके उनको आप क्लास कर सकते हो। इन दिस क्लास द चिल्ड्रन रिमेन मोर बिजी देन देयर नॉर्मल क्लासेस। यानी कि मान लीजिए नॉर्मल क्लासेस आपके जो 6 क्लासेस, दिन में 6 पीरियड होते हैं, तो 6 क्लासेस के बाद आप अगर कोई स्पेशल क्लास करना चाहते हो तो उनको कर सकते हो। आफ्टर देयर नॉर्मल क्लास they are busy with the special class because the special classes are grouped according to the mental abilities या फिर मेंटल एबिलिटी। अभी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्लो लर्नर भी एक प्रकार का स्पेशल चाइल्ड होता है जिसको बहुत कम समझ में आता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार का मेंटल एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है। तो उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है। स्पेशल क्लासेस में नॉट बी टेकन ओनली बाय द रिसोर्स टीचर, द स्पीच करेक्शनिस्ट, द फिजियोथेरापिस्ट, द ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, the recreational therapist and other specialists should be involved to give the specific direction required for the individual child when special class is taken of the disabled children. More than the student should not be added to take the instruction by which each student can be well understood. यानी कि सिर्फ और सिर्फ टीचर ही ये क्लास लेगा ऐसा नहीं है। स्पेशल क्लास कोई स्पीच करेक्शनिस्ट भी ले सकता है। स्पीच करेक्शनिस्ट मतलब वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं जिनका स्पीच में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब कि कोई फंबल कर रहा है, कोई स्टैमर कर रहा है, बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनको थेरेपी देने के लिए स्पीच करेक्शनिस्ट होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, अगर मान लीजिए कोई मतलब फिजिकली हैंडीकैप है या फिर किसी का कोई दिक्कत है, तो वो क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको आई मीन सिखाया जाता है हाउ टू डेवलप सम सेल्फ स्किल्स। सेल्फ हेल्प स्किल्स इसको आप कह सकते हो। हाउ टू डेवलप सम सेल्फ हेल्प स्किल्स टू अपग्रेड योरसेल्फ टू ओवरकम योर फिजिकल प्रॉब्लम थ्रू सम फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट भी उनका स्पेशल क्लास ले सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यानी कि अगर किसी को काम में कोई दिक्कत आ रहा है तो वो भी
इसमें मदद करते हैं, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं और अदर स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो ये क्लास ले सकते हैं, बट द क्लास शुड बी लेस इन नंबर, यानी कि जो स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, स्टूडेंट स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट को फोकस किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल मेथड्स। मोर स्किल्ड एंड नॉलेजेबल टीचर्स शुड बी इन्वॉल्व इन टीचिंग अफेयर्स बाय विच बोथ साइड कैन वर्क एंथुसियास्टिकली, यानी कि एक अच्छे टीचर, स्किल्ड टीचर, नॉलेजेबल टीचर को यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि दोनों अपने से अच्छा एफर्ट दे सकते हैं, बोथ द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। एन इंटेलिजेंट, skilled and well trained teacher only can use variety and teaching methods in this purpose to deal with different types of physically mentally impaired children। अगर एक अच्छा टीचर रहेगा, स्किल्ड टीचर रहेगा, नॉलेजेबल टीचर रहेगा, तो वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मेथड्स यूज करेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। ये इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप ये क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आता है इम्पेयरमेंट। देखिए, पेयर मतलब जुड़ना, इम्पेयर मतलब अलग हो जाना। हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं, बॉडी में जितने सारे पार्ट्स हैं, ये सब पेयर्ड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर इसको अलग कर दिया जाएगा, इसको इम्पेयरमेंट कहा जाएगा। दिस रेफर्स टू लॉस और इंजुरी, इलनेस और कॉन्जेनिटल कंडीशन दैट कॉजेस और इज लाइकली टू कॉज ए लॉस और डिफरेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अगर कोई लॉस होता है, इंजुरी होता है, इलनेस आ जाता है, या फिर आपका वो फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। कोई भी बॉडी का पार्ट अगर वो लॉस हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, अलग हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं, ठीक। अब आता है हैंडीकैप क्या होता है। इट इज एन डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये आपका एक डिसएडवांटेज होता है ड्यू टू वही इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के वजह से जो होता है हैंडीकैप होता है, that is restricting a person from participating in normal life and limiting their capacity to work। दो चीजों को मैंने यहाँ पे मैंने राउंड अप किया है, देखिए। एक होता है कैपेसिटी टू वर्क और एक होता है डिसएडवांटेज कॉज्ड बाय इम्पेयरमेंट। अब ये जो इम्पेयरमेंट है, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ चला गया, तो वो हाथ चला गया, ये किसका वजह है, इम्पेयरमेंट का वजह है, जिसके वजह से वो अभी हाथों से कुछ कर नहीं सकता। दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग और डिसएडवांटेज कॉज्ड बाय सम इम्पेयरमेंट इज कॉल्ड हैंडीकैप। हैंडीकैप, ठीक है, ये अब ये काम नहीं कर पाता। डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी मतलब एबिलिटी का मतलब कर पाना, डिसएबिलिटी नहीं कर पाना। Restriction or limitation of opportunity to take part in society on an equal level with others due to social environmental barrier। इस डिसेबिलिटी को अच्छे से समझिएगा। डिसएबिलिटी में जो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यूटीज लाइक अदर्स, सो यू आर रेस्ट्रिक्टेड, यू हैव सम लिमिटेशंस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन द सोसाइटी ऑन एन इक्वल लेवल। दूसरों के जैसा आप नहीं कर पाते हो, याद रखिएगा, यहाँ पे ये कह रहा है दूसरों के जैसा आप नहीं कर सकते हो ड्यू टू, ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंडीशन की वजह से, ये कह रहा है सोशल कंडीशन भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकते हैं। तो डिसेबिलिटी अगर मैं कहूं, हम सभी डिसेबल्ड है, क्योंकि हम सभी, यस, हम सभी किसी ना किसी डिसेबिलिटी में है। क्योंकि से फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट एबल टू स्पीक स्पेनिश, यू आर नॉट एबल टू स्पीक चाइनीज, तो यू आर नॉट एबल का मतलब होता है यू आर डिसेबल्ड इन द फील्ड। अगर अच्छा ड्राइंग आप नहीं बना सकते, यू आर डिसेबल्ड, आप ये नहीं कर पाते हो, दूसरों के जैसा नहीं कर पाते हो। अच्छा गाना नहीं गा सकते हो, तो दूसरों के जैसा अच्छा गाना नहीं गा सकते हो, तो डिसेबिलिटी टू सम एक्सटेंट। मैं ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। डिसेबिलिटी इज नॉट इक्वालिटी, ठीक है। नो नो नो, ऑल डिसेबिलिटीज कैन नॉट कॉज इम्पेयरमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है। डिसेबिलिटी, अभी मैंने कहा नॉर्मल लोगों में भी डिसेबिलिटी होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हमने पढ़ा था लाइफ स्किल एजुकेशन, जो कि यूट्यूब पे भी है, लाइफ स्किल एजुकेशन में हमने पढ़ा था बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स हैं जो अपने स्ट्रेस पे, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, सो दे आर ऑल्सो डिसेबल्ड, इमोशनली डिसेबल्ड, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस। अब ये जो कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशन, वो कौन होते हैं, वो तो जनरल स्टूडेंट्स ही होते हैं, उनमें तो कोई इंपेयरमेंट नहीं है, उनमें तो कोई हैंडीकैप नहीं है, एबिलिटीज हैं, सभी अच्छे एबिलिटीज हैं, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी, इसमें डिसेबिलिटी याद रखिएगा, इंपेयरमेंट में कोई ना कोई आपका लॉस ऑफ ऑर्गन रहेगा, हैंडीकैप में भी वही लॉस ऑफ ऑर्गन विद सम इफेक्ट रहेगा, लेकिन डिसेबिलिटी में नॉट कंपल्सरीली आपका कोई पार्ट लॉस होगा, आपका कोई पार्ट इंपेयर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर।
ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आईसीएफ मॉडल में थोड़ा सा। अब देखिए आईसीएफ मॉडल होता क्या है बेसिकली, आपने पढ़ा था और क्वेश्चन में भी आया था आप लोगों को, क्वेश्चन जो बनाया गया था एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू आप लोगों के लिए जो बनाया गया था, उसमें आईसीएफ के बारे में भी क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, आईसीएफ मॉडल। सो ये एक बेसिकली डिसेबिलिटी और हेल्थ को लेकर के एक फ्रेमवर्क बनाया गया था। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ is a framework for describing and organizing information on functioning and disability. फंक्शनिंग कैसा होना चाहिए, डिसेबिलिटी क्या है, इसको समझाने के लिए एक आईसीएफ मॉडल दिया गया था। It provides a standard language and a conceptual basis for the definition and measurement of health and disability. Health and disability को समझाने के लिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज में और कॉन्सेप्ट में एक मॉडल दिया गया है, जिसके वजह से हम लोग समझ पाते हैं डिसेबिलिटीज के बारे में। सो इट वाज अप्रूव्ड for use by the World Health Assembly in 2001 in association with the World Health Organization। तो ये 2001 को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा अप्रूव किया गया था। ठीक है, अब ये आईसीएफ मॉडल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर छोटा सा अगर समरी हम निकालें तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका एबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी वो डिपेंड करता है आपके हेल्थ कंडीशन एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स पे। ठीक है, हेल्थ कंडीशन यानी कि आप में अगर कोई डिजीज या फिर डिसऑर्डर है, और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर मतलब कि जो आपका कॉन्टेक्स्ट यानी आप जिस लोकेलिटी पे रह रहे हो या फिर आपका जो एनवायरमेंट है आपके चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी सेंटर है एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, आपका हेल्थ कंडीशन जो है ना, वो आपके एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ये भी अफेक्ट करता है एक्टिविटी को, पार्टिसिपेशन भी अफेक्ट करता है आपके एक्टिविटी को। उसके साथ ही साथ कुछ फैक्टर्स भी होते हैं कॉन्टेक्चुअल फैक्टर, जैसे मैंने कहा एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंट कैसा है, और पर्सनल फैक्टर, आप पर्सनली आप कैसा क्या सोचते हो, व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज, व्हाट आर योर परसेप्शंस, व्हाट आर योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो ये सब है ना पर्सनल फैक्टर्स। तो ये सब फैक्टर्स लीड करते हैं टू एक्टिविटी, एंड यू इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज, सो इट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी, और यू मे से डिसेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज। ठीक है, सो दिस इज अ मॉडल बेसिकली। तो इस पे बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ईच एंड एवरी पॉइंट लिखा गया, इसको यहाँ पे छोटा छोटा एक्सप्लेन किया गया। बॉडी फंक्शन में क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑल्सो। तो ये अगर आप कर पा रहे हो तो एक्टिविटी आप कर पाओगे। देन बॉडी स्ट्रक्चर का क्या मतलब था, एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज ऑर्गन, लिम्स, देयर कंपोनेंट्स, जो भी हमारा एनाटॉमी है यानी हमारा बॉडी पार्ट है। इंपेयरमेंट क्या, अभी मैंने कहा प्रॉब्लम इन बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर एज सिग्निफिकेंट डेविएशन और लॉस। एक्टिविटी तो सेंटर में था, एक्टिविटी का मतलब क्या है, द एग्जीक्यूशन ऑफ ए टास्क और एक्शन बाय एन इंडिविजुअल, जो आप एक्शन लेते हो, जो आप काम करते हो। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट इन अ लाइफ सिचुएशन। एक्टिविटी लिमिटेशन यानी जो एक्टिविटी नहीं कर पाते वो क्या है, डिफिकल्टीज एन इंडिविजुअल मे हैव इन एग्जीक्यूटिंग एक्टिविटी, काम करते वक्त उनको जो प्रॉब्लम होता है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, प्रॉब्लम्स एन इंडिविजुअल मे एक्सपीरियंस इन इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ सिचुएशन, मतलब कि लाइफ सिचुएशन में कोई भी काम करते करते अगर कोई प्रॉब्लम उसको आता है तो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, द फिजिकल, सोशल, एटीट्यूडनल एनवायरमेंट इन विच पीपल लिव, कंडक्ट देयर लाइव्स, these are either barriers or facilitators of the पर्सन फंक्शनिंग। हमारा जो एनवायरनमेंट है कभी कभी हमें सपोर्ट करता है तो हमारे लिए वो फैसिलिटेटर बन जाता है, अगर वो हमें काम में दिक्कत करता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो बैरियर बन जाता है। ठीक, अभी आईसीएफ ने जो है टोटल जो 9 ब्रॉड डोमेन्स ऑफ फंक्शनिंग को क्लासिफाई किया है। आईसीएफ हैज आउटलाइन 9 ब्रॉड डोमेन्स ऑफ फंक्शनिंग व्हिच कैन बी अफेक्टेड एज। फर्स्ट डोमेन क्या है, लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। पहले कह रहा है कि आईसीएफ कह रहा है कि सबसे पहले लर्निंग देखा जाएगा और वो कैसे उस नॉलेज को अप्लाई करता है वो देखा जाएगा। सेकंड है जनरल टास्क एंड डिमांड्स, जनरल टास्क एंड डिमांड को कैसे फुलफिल कर पा रहा है उसको देखा जाएगा। थर्ड है उसका कम्युनिकेशन देखा जाएगा, व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ द स्टूडेंट और द लर्नर इज कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट है मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी मूवमेंट, कैसे मूव कर पा रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, जो भी कर रहा है। देन सेल्फ केयर, सेल्फ केयर का मतलब है जैसे खुद का हेल्थ हाइजीन को कंट्रोल कर सकता है, दिस इज सेल्फ केयर। देन डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जिंदगी, जैसे आप
घर पे बिताते हो जो समय, वो होता है डोमेस्टिक लाइफ। नेक्स्ट है उसका इंटरपर्सनल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप कैसा है, वो देखता है। नेक्स्ट है मेजर लाइफ एरियाज, बाकी सब लाइफ एरिया में जैसे इमोशनल इम्बैलेंस बैलेंस करना, ठीक है, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ये सब चीजें होते हैं मेजर लाइफ एरियाज में। और आते हैं कम्युनिटी, सोशल एंड सिविक लाइफ एट द एंड। ये 9 मेजर डोमेन्स ऑफ फंक्शनिंग है आईसीएफ को द्वारा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे जो लर्निंग डिसेबिलिटी बार बार एग्जाम में आता है। फर्स्ट जो कि सबसे सिंपल है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी को मिला करके यहाँ पे बनाया गया है। बेसिकली रीडिंग को अगर देखा जाए, रीडिंग का जो प्रॉब्लम है वो 2 प्रकार से होते हैं। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम ऑकर व्हेन देयर इज डिफिकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स, लेटर्स एंड वर्ड। मतलब कि साउंड कैसे प्रोनाउंस करना है, साउंड को वो क्लियरली अगर नहीं आ रहा है तो वो एक प्रकार का प्रॉब्लम है। और लेटर्स, लेटर मान लीजिए कोई ऐसे लिख रहा है, ये ए लिखा है लेकिन उसको लेटर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर वर्ड्स, वर्ड्स क्या लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है शीप लिखा गया है, तो वो ऐसे शीप नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे NIGHT लिखा है, नाइग हार्ट ऐसे करके पड़ेगा अगर, मान लीजिए। ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है, लेटर समझना, वर्ड प्रॉब्लम, ये होता है डिसलेक्सिया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम ऑकर व्हेन देयर इज एन एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड पैराग्राफ। तो डिसलेक्सिया में 2 प्रकार के होते हैं डिसेबिलिटीज, यानी कि रीडिंग प्रॉब्लम। एक होता है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन साउंड, लेटर, वर्ड, यानी कि इसको प्रोनाउंस कैसा किया जाए, इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, ऐसे इसको कैसे पढ़ना है, इनमें दिक्कत आ सकता है। या तो फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, मान लीजिए ये सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है, इसको पढ़ने के बाद फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, रीडिंग पे खत्म होता है। अब इसको पढ़ तो लिया लेकिन इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब नहीं है कि इंग्लिश उसका प्रॉब्लम है, नहीं, इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है। पढ़ तो लिया लेकिन इसका मीनिंग उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फ्रेज का समझ नहीं आ रहा है, पैराग्राफ में क्या लिखा गया है पढ़ने के बाद उसको याद नहीं रहता है, ये होता है डिसलेक्सिया। उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब ही होता है कैलकुलेशन, यानी मैथमेटिक्स, यानी नंबर्स। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब एक चीज मैं बता दूं, जब आप मैथ्स करते हो तो लैंग्वेज स्किल जरूरी है कि नहीं, वो मुझे कमेंट में बताइए। मैथ्स पढ़ाते वक्त या फिर पढ़ते वक्त क्या लैंग्वेज स्किल जरूरी है? क्या लैंग्वेज डिसेबिलिटी अगर रहेगा तो मैथ्स वीक होगा कि नहीं होगा? हाउ डज लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स? होगा? स्वर्ण कह रहा है नहीं होगा, नहीं होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी कॉम्पिटिटिव का जमाना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। वहां पे पूछा गया है कि इफ, मान लीजिए इंग्लिश में लिखा गया है, इफ person A completes a task in 5 days, person B completes the same work in 7 days. When both will work together, then how many days it will take to complete the task? ये लिखा गया है। अब मान लीजिए किसी का लैंग्वेज स्किल अच्छा नहीं, मैथमेटिक्स अच्छा है लेकिन लैंग्वेज अच्छा नहीं, वो लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वहां पे वो जब क्वेश्चन को समझेगा तभी क्वेश्चन कर पाएगा ना। तो इसलिए लैंग्वेज ऑलवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स। तो इसीलिए कहा गया है डिस्कैलकुलिया में, ये तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ही, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कह रहा है ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू डू मैथ्स विल बी अफेक्टेड डिफरेंटली बाय अ लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होंगे। और ए विजुअल डिसऑर्डर, अभी यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है 30 डिग्री, ऐसे करके 30 डिग्री लिखा गया है, ठीक है। या फिर ऐसे लिखा गया है कॉस थीटा लिखा गया है, ऐसे करके, ये उसको दिखाई नहीं दे रहा यार क्या लिखा गया है। पाई लिखा गया है यहाँ पे, पाई लिखा गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा गया है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर विजुअल डिसऑर्डर है, डिफिकल्टी विद सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग मतलब मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सीक्वेंसिंग, मतलब इसका स्टेप होता है, जब आप एक स्टेप करोगे दूसरा स्टेप आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेप प्रोसीजर सीक्वेंसिंग है। अगर आपको सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम है, मेमोरी और ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी में भी प्रॉब्लम है कि मान लीजिए हम कहते हैं कि मान लीजिए राम ने साधु से कोई उधार लिया है 1200 रुपए का, ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% 3 साल के लिए।
तो कितना वो रिटर्न करेगा। अब मैं जब 1200 पढ़ रहा हूँ, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ रहा हूँ, टेन्योर 3 साल पढ़ रहा हूँ, जब मैं 3 साल पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद, मैं भूल जा रहा हूँ कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। 1200 जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैं भूल जा रहा हूँ। तो ये मेरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स है तो इट विल लीड टू योर डिसकैलकुलिया ऑल्सो। अगर आप में मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो फिर इट इज नॉट ओनली ड्यू टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इट मे बी ड्यू टू लर्निंग डिसेबिलिटीज, ड्यू टू लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ड्यू टू विजुअल डिसऑर्डर, ड्यू टू सीक्वेंसिंग, मेमोराइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटी, ये भी हो सकता है। क्लियर। आते हैं डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? ग्राफिया का मतलब वर्ड्स, लेटर्स होते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट राइटिंग। Learning disability in writing can involve physical act of writing or the mental activity of comprehending and synthesizing information। ये सिर्फ लिखने का भी नहीं होता है। जब कोई लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है impoverished। क्या लिखा गया? impoverished। अब मैं इसको पढ़ तो लिया, लेकिन ये वर्ड मैंने पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये वर्ड का क्या मतलब है। यानी मेंटल एक्टिविटी यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा, सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा। यानी कि जो वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे फोकस कीजिए, या तो राइटिंग में प्रॉब्लम होता है या तो रिटन वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ग्राफिया यानी डिस्ग्राफिया। बेसिक राइटिंग डिसऑर्डर रेफर्स टू फिजिकल डिफिकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स एंड लेटर्स। ठीक। अब आता है डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया क्या होता है? देखिए, मोटर डिफिकल्टी। बेसिकली मोटर डिफिकल्टी रेफर्स टू प्रॉब्लम विथ मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब चलने में हाथ पैर दोनों का जो कोऑर्डिनेशन, जब आप भागते हो ना, भागते भागते क्या करते हो, ये हाथ है ये पैर है, दोनों का कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, तो ऐसे होता है। तो जब आप भागते हो ये आपका कोऑर्डिनेशन रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है मोटर डिफिकल्टी, मतलब जब आपका मूवमेंट में, कोऑर्डिनेशन में, फाइन मोटर स्किल हो। फाइन मोटर स्किल मतलब, फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? फाइन मोटर स्किल व्हेन एनी वन ऑर्गन इज इन यूज। ठीक है, जब आप मान लीजिए टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग पे सिर्फ और सिर्फ आपके फिंगर्स काम करते हैं, दैट इज कटिंग, राइटिंग, टाइपिंग, ये सब होता है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल उसका उल्टा होता है, जब पूरा का पूरा होल बॉडी एक एक्टिविटी करता है, जैसे कि रनिंग। रनिंग पे सिर्फ और सिर्फ पैर नहीं भागते हैं, हाथ भी भागता है, बॉडी भी भागता है, जंपिंग ये भी होता है। ग्रॉस मोटर स्किल। मोटर डिसेबिलिटी इज समटाइम्स रेफर्ड एज आउटपुट एक्टिविटी, मीनिंग दैट इट रिलेट्स टू द आउटपुट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन। अब जब आप भागते हो या फिर कोई भी चीज करते हो, इट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन। इट ब्रेन सेंड्स यू, सेंड्स द बॉडी सम मैसेज कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो अपना काम करता है। एंड व्हेन there is no coordination between or among your body parts, or you may say movement, ठीक है, तो इसको डिस्प्रैक्सिया कहा जाएगा। अब आता है डिस्फेसिया और एफेसिया। एक क्वेश्चन इसमें से भी आया था। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन लर्निंग डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पोकन लैंग्वेज। जो कहा जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप कह भी नहीं पा रहे हो जो आप कहना चाहते हो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज का क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन जब मैं स्टेज में चला जाता हूँ, स्टेज मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, हालांकि स्टेज में सभी का डिसेबिलिटी निकल के आ जाता है, कितना भी एबल आप हो, डिसेबिलिटी निकल के आ जाता है। जैसे मैं प्रिपेयर करके गया हूँ आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मैं क्लास में आ रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ाना है। तो आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी लैंग्वेज, आई एम नॉट प्रोड्यूस टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट माई मैसेज और माई लर्निंग टू यू। मैंने जो सीखा है वो आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। लैंग्वेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन आउटपुट एक्टिविटी बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स इन द ब्रेन एंड कॉलिंग अपॉन द राइट वर्ड्स टू वर्बली एक्सप्लेन समथिंग और कम्युनिकेट विद समवन एल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, याद रखिएगा। बचपन में जब लोग, आप जब इंग्लिश सीखते थे तो आप एप्पल को देख करके, एरोप्लेन को देख करके आप कहते थे ये एप्पल है, ये एरोप्लेन है। धीरे धीरे आप लोग ट्रांसलेशन सीखें कि जो गेंदा फूल होता है उसको क्या कहा जाता है, जो फ्लावर्स का नाम, वेजिटेबल्स का नाम, जैसे ब्रिंजल हो गया, जैसे पर्बल हो गया, ये सब आपने याद किया। वैसे लेडी फिंगर, ठीक है, तो ड्रमस्टिक्स, ठीक है, धीरे धीरे आपने सीखा। क्या, मुझे आप लोग बताइए, क्या आप बचपन से बहुत ही ज्यादा प्रॉम्प्ट थे इंग्लिश में, बिना ट्रांसलेशन का आप तो यहाँ तक आ गए? एनीवन, इफ एनीवन इज देयर तो आप मुझे बता सकते हो, आई एम वेरी ईगर टू नो। क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसे ही सीखा है। क्योंकि कहा जाता है लैंग्वेज टू, यानी इंग्लिश सीखने के लिए आपका मदर टंग आपको हेल्प करता है। जैसे कि अब मैं जैसे कहता हूँ बैंगन क्या है,
ब्रिंजल, अच्छा ब्रिंजल कहा जाता है इसको, अच्छा। पार्बल क्या है, ड्रमस्टिक क्या है, फिर लेडी फिंगर क्या है, तो ये समझने में बहुत टाइम चला जाता है। और इसमें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिस्पेसिया इसी के साथ रिलेटेड है। ये कह रहा है कि आप सोच रहे हो कि मुझे कहना है बैंगन करी मैंने आज खाया है, लेकिन आप ब्रेन में कह रहा है कि बैंगन करी, लेकिन आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए, यू यू आर नॉट फाइंडिंग एनी वर्ड टू कम्युनिकेट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें। जैसे कि इंग्लिश में आप कहीं अगर कभी भी स्पीच दे रहे हो, ठीक है, यस वेरी गुड, जब स्पीच दे रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, अभी आप सोच के देखिए, बताना मत, लेकिन सोच के देखिए क्या होता है। जब हम कोई भी स्पीच दे रहे हैं, मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे पे दे रहे हैं, जब इंडिपेंडेंस डे में आपको तिरंगे के नीचे खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप स्पीच दो, और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए हमेशा से इंग्लिश आप यूज करते हो, तो आप जब इंग्लिश में कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो माइंड में हमेशा से एक स्क्रिप्ट जैसा चलता रहता है, वो भी अपने लैंग्वेज में, उड़िया में, हिंदी में, या फिर बंगाली में, जो भी आपका डिफरेंट लैंग्वेज होगा। जैसे कि होम लैंग्वेज, मैं कह रहा हूँ होम लैंग्वेज, घर पे जो बात हो रहा है, तो आपका मान लीजिए उड़िया में चल रहा है कि क्या कहें, और उसको आप फटाफट से ट्रांसफर कर रहे हो टू इंग्लिश, आप ट्रांसलेट करके उसको कहते हो। कभी कभी इंग्लिश में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जहां पे आप फिर जबरदस्ती इंग्लिश से सीधा अपने खुद के लैंग्वेज में आ जाते हो, उड़िया में आ जाते हो, फिर उड़िया में कहते हो, फिर अपने आप को लगता है चलो मैंने तो गलती कर ही दिया, चलो उड़िया में कह ही देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज मिस एसोसिएशन, आप कह सकते हो कि एसोसिएट नहीं कर पाते हो विथ द ओन लैंग्वेज टू ट्रांसलेशन टू सम अदर लैंग्वेज। ठीक है, आप मन ही मन ट्रांसलेट करते हो और इसको कहते हो, इजंट इट। तो डिस्फेसिया में ये चीजें प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, दिमाग में कुछ है लेकिन आप इसको वर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, कौन सा वर्ड था वो मुझे याद नहीं आ रहा, इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, ये प्रकार का होता है डिस्फेसिया, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। देन आता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो होता है ना, ये क्लासरूम में, कहीं पे भी मीटिंग में, ये कभी स्टेबल नहीं होते हैं। हमेशा से इन लोगों को देखिएगा, लग रहा होगा ये लोग मतलब ट्रेन में जा रहे हैं। ठीक है, सो दे आर नॉट एट ऑल यू नो स्टेबल, किसी भी चीज में वो स्टेबल नहीं है, दे आर नॉट स्टिल, दे आर जस्ट फ्लक्चुएटिंग, दे आर नोटोरियस लाइक दैट, मतलब ऐसे लगेगा कि वो लोग भाग जाएंगे क्लासरूम में से, ऐसे होगा। चिल्ड्रन विथ एडीएचडी ऑफन हैव प्रॉब्लम्स सिटिंग स्टिल, वो कभी सीधा बैठ नहीं सकते हैं, मतलब कभी भी शांति से 1 मिनट बैठ भी नहीं सकते हैं, वो बस इधर उधर देखेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे इस तरीके से। स्टेइंग फोकस्ड, वो कभी भी फोकस्ड नहीं होते हैं। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो आप कहोगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टेइंग ऑर्गेनाइज, उनका क्लासरूम, उनका बैग, उनका बेडरूम, कहीं पे भी आप जाइएगा वो इधर उधर पड़ा होगा, वो किसी भी चीज का केयर नहीं करते हैं, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क एट ऑल। उनका अटेंशन भी नहीं है, अटेंशन तो डेफिसिट है ही। हाइपर एक्टिविटी यानी कि उनमें कोई मतलब शांति नहीं है, पीस नहीं है, उनमें कोई ऑर्डर नहीं है, उनमें कोई मतलब बैठने का जो पेशेंस वो नहीं होता है। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी, मैंने कहा था ये भी एग्जाम में आया था। चिल्ड्रन विद एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर may have trouble communicating, reading body language, learning basic skills, making friends, making eye contact, ये किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, दोस्त नहीं बना सकते हैं, दोस्त बनाने में भी इनको प्रॉब्लम आता है, कुछ बेसिक स्किल्स सीखने में भी प्रॉब्लम आता है, यानी कि वो थोड़ा सा आप कह सकते हो स्लो लर्नर्स होते हैं, डरा डरा सा रहते हैं, ये होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं सम बैरियर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन पे फिर चले आए क्योंकि हम डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, एक होता है एटीट्यूडनल बैरियर, सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड, वी शो इन्फीरियर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, यही होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटी उनको एक्सक्लूड कर देता है, डिस्क्रिमिनेट कर देता है। पीयर प्रेशर, चिढ़ाते हैं पीयर, वो भी एक बैरियर है। बैरियर इन एडमिशन इन स्कूल, एडमिशन नहीं मिलता है बहुत सारे स्कूल्स में डिसेबिलिटीज को देखकर। बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है, बिल्डिंग्स में भी प्रॉब्लम है, ये एक प्रकार का बैरियर है। मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। करिकुलम रिजिड है, मतलब नॉर्मल बच्चों के लिए जो करिकुलम है वही एप्लीकेबल आपके लिए होता है, वही रिटन एग्जामिनेशन होता है, वो भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है। अनट्रेन टीचर, जैसे मैंने कहा कोई भी बीएड एमएड करके आ जाता है और आप लोगों को पढ़ाता है, वो स्पेशल एजुकेशन नहीं पढ़ता है, जिसकी वजह से वो पढ़ा नहीं सकता है स्पेशल बच्चों को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और जिस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन को कभी भी ये अडॉप्ट नहीं करता जब तक ये बदल नहीं जाए।
अब फैसिलिटेटर्स भी कुछ होते हैं जो कि इंक्लूसिव क्लासरूम को और भी बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से इंक्लूसिव क्लासरूम हम बना सकते हैं। क्या क्या करेंगे तब हम इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं? सबसे पहले तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा, सोशल एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि दे आर नॉट एट ऑल डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए उनमें जो लोग मतलब अपने आप को महसूस करते हैं कि वी आर डिजेबल्ड, वी आर हैंडीकैप, वी आर डिफरेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए जो कि बूस्ट करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। पीयर सपोर्ट, दोस्त मदद करेंगे, उनको अपना सपोर्ट देंगे, उनको जितना हो सके उनको फील कराएंगे यू आर एज मतलब एट पार विथ अस, आप जैसे हो हम भी वैसे ही है, कोई अलग नहीं है। पेरेंटल सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए उनको वो देना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नोलॉजिकली और जो एड वगैरह चाहिए ये सब उनको सपोर्ट मिलेगा। टीचर मोडालिटी, टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगा, टीचर्स को इनमें मतलब पढ़ाने के लिए मॉड्यूल्स दिए जाएंगे या फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। इवैल्यूएशन टेक्निक्स, इवैल्यूएशन टेक्निक यानी एग्जामिनेशन रिफॉर्म किया जाएगा, सबके लिए सेम इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। अप्रिसिएशन ऑफ इंक्लूजन एट ऑल लेवल, इंक्लूजन जो स्कूल अच्छा करेगा उनको ऑल लेवल पे मतलब हर एक लेवल पे कोशिश किया जाएगा अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि दूसरे स्कूल्स जो है वो उनको और भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? एमसीक्यू पे चले। ओके, here is the first question. The restriction or limitation to take part in society on an equal level with others due to some barrier is called handicap, impairment, disability, all of the above. क्या कहा जाता है इसको? कुछ रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन होते हैं जो कि उनको दूसरों के जैसा सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम आता है, हिंडर करता है, उसको क्या कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, कीप आंसरिंग। बहुत ही कम स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, पता चले कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वेरी गुड, सबका सही आंसर आ गया। तो चलिए, आंसर इज डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी मतलब आपका कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। Question number 2, motor muscular difficulty can be characterized with dyslexia, aphasia, ADHD, dyspraxia. Very good, Padmavati, Shurekha, Jyotsnamai, Eliza, Tikina, Ritika, जीता, आशीष, संतोष, मानसी, बादल, ईशानी, उदय, किशोर, सोनी, टिकली, दीप्तिश्री, संगीता, खारवर, सलीजा, शुभश्री, दीपिका, शुभश्री, स्वर्णा, चेतना, सुनीता, सुब्रत, वर्षा, लिपक। बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है। डिस्प्रैक्सिया इज मोटर डिसेबिलिटी, जब आप कोऑर्डिनेशन या फिर मस्कुलर कोई प्रॉब्लम होता है, जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तब इसको डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। ठीक, द आईसीएफ मॉडल वाज अप्रूव्ड इन द ईयर। आईसीएफ जो मॉडल है जो कि अप्रूव हुआ था वो कब हुआ था? 2000, 2001, 2002, 2005। इजी सा क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कब किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा ये अप्रूव किया गया था टू फंक्शन। वेरी गुड, सबका सही आंसर आ गया है, बी इज द राइट आंसर। 2001 में इस मॉडल को दिया गया था अप्रूवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्पेशल स्टूडेंट्स आर गिवन opportunity to participate in literary clubs and other clubs under the provision of special therapy, residential school, hobby schools, rehabilitation centers. Very good, Ritika, पद्मावती, ज्योत्सनामयी, आशीष, सोनी, जीता, सुरेखा, ईशानी, दीप्तिश्री, एलिजा, सलीजा, चेतना, मानसी, सुब्रत, संगीता, दीपिका, वेरी गुड, वर्षा, टिकली, टिकिना, सलीजा, लिपक, सुनीता, किशोर, संतोष, वेरी गुड, सबका सही आंसर आ गया। हॉबी स्कूल्स ये होते हैं कि अपने हॉबी के हिसाब से वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिटरेरी क्लब हो गया, साइंस क्लब हो गया, कल्चरल क्लब हो गया, कहीं पे भी वो ज्वाइन कर सकता है, वहां से वो सीख सकता है। वेरी गुड खारबिल। लास्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an objective of special education? क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है स्पेशल एजुकेशन का? To cater special needs of student, to provide treatment to special children, to provide equal education to general and special children, to use different methodologies to teach students. वेरी गुड पद्मावती, सोनी, खारबर, जीता, जोशनामयी, रितिका, बादल, आशीष, संतोष, टिक्कीना, मानसी, वर्षा, ईशानी, चेतना, किशोर, सलीजा, एलिजा, वेरी गुड, सुनीता, दीप्तिश्री, दीपिका, लिपक, उदय, टिकिली, संगीता, सुब्रत, वेरी गुड गाइज, बहुत अच्छे। तो मुझे बताइए, ये जो आप आंसर कर रहे हो वो किसका फिर डेफिनेशन है, कौन करता है ये?
आप कह रहे हो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन टू जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। तो ये किसका है? सुरेखा कह रहे हैं समझ नहीं आया, एक बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। वर्षा, किशोर, रितिका, सोनी, खारवेल, पद्मावती, आशीष, ईशानी, चेतना, मानसी, जीता, बादल, सलीजा, उदय, दीपिका, सुनीता, संतोष, ज्योत्सना में सभी कह रहे हैं कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन होता अगर ये इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करता टू जनरल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। ये इंक्लूसिव क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव है, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन बात करता है कि स्पेशल बच्चों को हमें प्रोवाइड करना है एजुकेशन विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो कह रहे हैं कि आपको क्लासरूम में जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना है टू डिफरेंट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कोई अगर डिफरेंटली एबल्ड है, वो किस डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में आता है, उसके हिसाब से उसे स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है, बट नॉट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब कि उसके लिए इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट किया जाएगा, ये उसका मकसद नहीं है। अच्छा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्लियर है। हाँ, एक चीज मैं भूल गया था जो लोगों आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, और वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, एक्सप्लेन तो नहीं, मैंने अनाउंस नहीं किया था। जो इस बार का टॉपर ऑफ द मॉक टेस्ट, गेस कीजिए कौन हो सकता है इस बार का टॉपर। तो इस बार का जो टॉपर है, हमने मतलब एमसीक्यू डिस्कस किया था, बहुत टाइम हो गया था, शायद उसी के दौरान हमें याद नहीं था कि मतलब बताने का कौन है इस बार का टॉपर। लेकिन इस बार हमने एक्सप्लेन कर दिया, मतलब छोड़ दिया इसको। बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया है हमसे, लेकिन हम लोग अभी अनाउंस करेंगे जो टॉपर क्या कौन होंगे। अच्छा, मानसी इज वेरी सपोर्टिव टू सुरेखा, कह रहे हैं कि सुरेखा टॉपर होंगे। वेरी गुड मानसी, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो एक दूसरे को, वेरी गुड। तो इस बार का जो टॉपर है, जीता, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। जीता ने टॉप किया है इस एग्जाम में, जो कि हाईएस्ट उनका जो स्कोर है वो 42 स्कोर है आउट ऑफ 50 उनका स्कोर, और वो भी टाइम के हिसाब से। तो उन्होंने जो स्कोर किया है 42, आई होप ये जो 42 स्कोर है वो सभी करेंगे, और जो टॉप करेंगे अभी 48 49 पे स्कोर करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि ऐसे आप स्कोर कीजिए, और बाकी सब भी इंस्पायर हुई है। और जिसका जितना आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आई होप कि आपका भी स्कोर नियर टू 40 42 सभी का आ जाएगा, क्योंकि जब तक एवरेज स्कोर मेरा 40 नहीं आ जाता, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि द एमसीक्यूज एंड द क्लासेस आर इफेक्टिव। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन एंड व्हाट द होल द प्लेटफॉर्म मीन। तो इसलिए आई होप यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल।